नमस्कार मित्रों, एक बदलाव ऐसा भी आ रहा है जिसमें कई लफ्ज़, कई शब्द हमारे दैनिक प्रयोग से बिल्कुल खारिज हो जाएंगे, बिल्कुल एक प्रकार से हाशिए पर सरका दिए जाएंगे। इस बात का ख़तरा, इस बात का खदशा, आशंका इस बात की होने लगी है। आशंका इसलिए होने लगी है कि बदलाव इतनी तेज़ी के साथ आ रहे हैं। कुछ बदलाव तो हमारी तकनीक ला रही है और कुछ बदलाव जो है वो हमारी ज़िंदगी में कोरोना जैसी महामारियां, और कुछ बदलाव जो हैं ये हालात के मद्देनज़र, हालात के दृष्टिगत हमारे सामने आ रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि लगता है कि अगर हम 10 साल के बाद सोचें तो बहुत सारे शब्द हम भूल चुके होंगे। हो सकता है मुहावरे पुराने आज भी चल रहे हैं, लेकिन अब 16 आने सच वाला मुहावरा अब कहाँ चलता है। ना 16 आने रहे और ना ही सच रहा, दोनों बातें नहीं हैं। तो ये बड़ा एक पेचीदा सा मसला है जिस पर हम आज गौर करेंगे। लेकिन हमारा क्योंकि जो मुख्य जो जुड़ाव है वो साहित्य के प्रति है, हम उससे बाहर भटकने की बजाय उसी के दायरे में कुछ ऐसी चीज़ों को तलाश करेंगे, परंपराओं को जो धीरे धीरे गायब होती जा रही है। और ऐसी परंपराओं में मित्रों कवि सम्मेलन, कवि गोष्ठियाँ, मुशायरे और इसी प्रकार के अन्य जो आयोजन थे, नशिस्तें जिसे आप कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी धीरे धीरे गायब हो रही हैं। और मैं नहीं समझता कि जो बच्चा आज 2 साल का है, जब वो 4 साल का होगा या 6 साल का होगा तो उसे कवि सम्मेलन या मुशायरे के बारे में कोई भी इल्म होगा, कोई भी ज्ञान होगा। इस बात का ख़तरा है कि उसे शायद ज्ञान नहीं होगा। बहरहाल इसकी परंपरा है इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा। जब चीज़ें कोई गायब होने लगें, लुप्त होने लगें, धीरे धीरे हाशिए पर सरकने लगें, तो हमें उनको याद ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये परंपराएं जो हैं ये भी हमारे जीवन का विकास का क्रम हमें समझाती हैं। मित्रों, हिंदी में कवि सम्मेलनों की परंपरा वैसे अधिकृत रूप से हमारे आधुनिक भारत में 1920 से मानी जाती है। 1920 के बाद लगातार ये चीज़ें चलती रहीं और मुख्य रूप से ये था कि एक पंक्ति दे दी जाती, काव्य पंक्ति, उस पर कवि सम्मेलन हो जाता। और इनका मुख्य जो केंद्र था उस वक्त बनारस, प्रयाग, इलाहाबाद और दिल्ली और कलकत्ता चौथा केंद्र। तो 4 केंद्रों पर मुख्य रूप से कवि सम्मेलन हुआ करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमारे कवि सम्मेलन ये परंपरा सिर्फ 1920 से ही चली। ये मध्यकाल में भी बाकायदा थी और उससे पहले भी थी। उससे पहले कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हर राज दरबार में, क्योंकि उन दिनों राजा होते थे, महाराजा होते थे, सम्राट होते थे, सम्राटों के दरबारों में नवरत्नों की भरमार होती थी। अब कालिदास ने जितनी भी कविताएं संस्कृत की, चाहे वो मेघदूत था, चाहे अभिज्ञान शकुंतलम, उनमें से बहुत सारे अंश वो दरबार में, विक्रमादित्य के दरबार में, क्योंकि वो 9 रत्नों में से एक थे, तो उनके दायित्व बोध में ये बात आती थी कि विक्रमादित्य के दरबार में कोई साहित्य की बात हो तो वो आप करेंगे। और क्योंकि उस वक्त जो नवरत्न थे इनके पास भी अलग अलग विभाग बटे हुए थे। धन्वंतरी के पास दूसरा विभाग था आयुर्वेद का, और क्षपणक के पास अलग था, वरामिहिर के पास अलग विभाग था, और ऐसे ही कालिदास के पास साहित्य और संस्कृति का जो विभाग था ये सामने था। तो कालिदास ने जितने भी काव्य ग्रंथ लिखे उनमें से बहुतों के अंश उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य की फरमाइश पर, उनके आग्रह पर दरबार में भी सुनाए। और उसके बाद एक वातावरण सा बनता गया कि बहुत सारे अन्य लोग भी धीरे धीरे कुछ न कुछ भागीदारी राजा की अनुमति से करने लगे। लेकिन राज दरबार के कवि सम्मेलनों की ये बात होती है कि वहाँ किसी भी कवि को ना तो हूट करने की इजाज़त होती है, ना ही वो ये होता है कि खामोशी अख्तियार की जाए। उस वक्त यही होता है कि राज दरबार का एक तौर तरीका है जिसमें आपको प्रशंसा करनी ही होती है। और यही क्रम जो है बाद में अकबर के नवरत्नों तक भी चला। अकबर के दरबार में नवरत्नों में सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय माने जाते थे साहित्यकार के रूप में, वो रहीम थे। तो रहीम के दोहे आज भी मुहावरा बने हुए हैं हम सब लोगों के लिए। यारो यारी छोड़ दो अब रहीम बेनाही, कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। अब भी हम रहीम को जगह जगह उतना ही ज़्यादा कोट करते हैं, उद्धृत करते हैं, जितना हमने रहीम कबीर को करते रहे हैं, जितना हम बाद में आने वाले वक्त में हमने गालिब को याद किया, या उसके और बाद आपातकाल के वक्त में दुष्यंत को याद किया। तो ये सारी चीज़ें मुहावरा बन जाती हैं कई बार। लेकिन जब तक राज दरबार रहे
तब तक ये कवि सम्मेलनों की परंपरा दरबारों तक सीमित रही। और बहुत हुआ तो बनारस में एक पंडितों की सभा होती थी। पंडित का मतलब जातिगत पंडित नहीं, बल्कि विद्वानों की एक सभा, जिसमें ये कविता पाठ जो है अपना लोग लिख कर लाते थे, उस पर संशोधन होते थे और सारी चीज़ें जो बाद में इस्लाह और संशोधन के रूप में बन गई गुरु शिष्य परंपरा, ये तब भी थी। 1920 से आधुनिक भारत में ये सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद इसको ज़्यादा जो बल मिला वो मित्रों 1920 के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि स्वाधीनता दिवस जब आरंभ हुआ, स्वाधीनता दिवस के अवसर पर उसकी पूर्व संध्या पर लाल किले में कवि सम्मेलन की एक परंपरा जो है वो शुरू हो गई। और पहले सिर्फ केवल हिंदी के कवि आते थे, बाद में धीरे धीरे उसमें कुछ अन्य भाषाओं के कवि भी निमंत्रित किए जाने लगे और एक सिलसिला बड़ा अच्छा चलता रहा। और कालांतर में 1980 तक ये परंपरा इतनी ज़्यादा लोकप्रिय थी कि दूरदर्शन पर और अन्य जो चैनल बाद में शुरू हुए उन सब पर कवि सम्मेलनीय जो संगोष्ठियाँ थी और कवि सम्मेलन भी कई बार रिकॉर्ड करके सुनाए गए। कवि सम्मेलनीय गोष्ठियाँ जो हैं वो तो अक्सर होती रहती थी और ये दूरदर्शन पर और उसके बाद अन्य चैनलों पर ये प्रसारण काफ़ी देर तक चलते रहे। और ये लगभग समझ लीजिए कि आतंकवाद के दिनों को छोड़ दीजिए, जब देश के उत्तरी भाग में आतंकवाद ज़्यादा फैला, तब तक आप छोड़ दीजिए, उससे पहले ये एक सामान्य बात थी कि कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ी जाएं। और कुछ ऐसे भी अवसर आए जब राजनीतिक सम्मेलनों में भी कविताएं जो है उनका एक बहुतायत, मतलब ये माना जाता था कि जब लोगों को जोड़ना है तो सिर्फ आप अपने नेताओं के भाषणों से नहीं जोड़ सकते, सिर्फ आप उपदेश की बातों से नहीं जोड़ सकते। पहले उनमें एक काव्य रस को सुनने की जो परंपरा है उससे उनको बांध के उनको एकत्र कीजिए और उसके बाद अपनी बात कह लीजिए, ये बात अलग है। मित्रों, आपातकाल के समय हमने कवियों की जो एक जनता को आकर्षित करने की और जोड़ने की, किसी वैचारिकता से जोड़ने की जो बातें देखी बड़ी अद्भुत थी। हमारे सामने धर्मवीर भारती की मुनादी कविता, वो एक मुहावरा बन गई थी। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता, इवन अटल जी की बहुत सारी कविताएं, रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता, वो यद्यपि वो आपातकाल से पहले ही वो अंतिम सांस ले चुके थे, लेकिन उनकी कविताएं जिंदा रहीं। और उनकी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर जी के जाने के बाद भी आपातकाल विरोधी आंदोलन के दिनों में एक मंत्र सा बन गई थी। तो अलग अलग रूपों में ये चलती रही। और एक युग था हरिवंश राय बच्चन का युग जिसे कहते हैं। उस वक्त मधुशाला, बच्चन जी स्वयं बताया करते थे कि मधुशाला को मैं अब तक सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों बार सुना चुका हूँ, हज़ारों बार। हर कवि सम्मेलन में 2 या 3 बार मुझे ज़रूर कहा जाता कि आप उसमें से ये अंश सुनाइए, ये अंश सुनाइए, और मैं कुछ अंश सुनाता था। और कालांतर में ये इसमें शिवमंगल सिंह सुमन, देवराज दिनेश, ऐसे बहुत सारे नाम जिन्होंने अपनी जोशीली कविताओं के माध्यम से, ओज की कविताओं के माध्यम से एक समा बांधा। और यही परंपरा मित्रों उर्दू शायरी में भी आई। उर्दू शायरी में माना ये जाता है कि मुशायरों की परंपरा ये 17वीं सदी में शुरू हुई थी, आम तौर पे माना ये जाता है। तब वही बात थी, दरबारी लोग, दरबारी शायर, ये सिलसिला चलता था। लेकिन धीरे धीरे जब एलीट क्लास, जब संभ्रांत वर्ग के लोग जो सत्ता के गलियारे में कहीं ना कहीं दंदनाते थे, उन्होंने भी अपने घरों पर, अपने आवासों पर और अपने उद्यानों में इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया। और कई जगह तो ऐसे भी सिलसिले मिलते हैं, जैसे ये अभी तो मैं जवान हूँ जो नज़्म है, जिसको बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया है अलग अलग गायकों के द्वारा, भारत में भी, पाकिस्तान में भी। ये एक पार्क में, ईरान के एक पार्क में हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखी थी। और अभी तो मैं जवान हूँ वो एक अमर कविता बन गई। हालांकि ये कहा यह जाता है कि उन्होंने कविता लिखकर नहीं बोली थी, बल्कि धारा प्रवाह रूप में वो बोलते रहे थे लगातार एक अलग से सरूर में। और उस सरूर में जो कुछ वो बोलते गए वो नज़्म बनता गया। और वो नज़्म जो है इतनी ज़्यादा गाई गई कि उसके श्रोताओं की संख्या भी लाखों में है। तो ऐसे बहुत सारे। और कई बार ये भी हुआ कि कवियों को सत्ता तंत्र के सामने कई बार बहुत बुरी हालत का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान में एक शायर थे उस्ताद चिरागदीन दामन, अगर आपने नाम नहीं सुना तो शायद आपको सुन लेना चाहिए।
अब उनकी आदत थी कि वो सत्ता तंत्र के पक्ष में कुछ नहीं कहते थे, लेकिन कवि सम्मेलन मुशायरा वो छोड़ते नहीं थे। छोड़ते इसलिए नहीं थे कि इसके अलावा और कोई गुजारा नहीं। तो एक बार वहाँ के रेडियो पाकिस्तान पर एक मुशायरा हुआ जिसमें उस वक्त एक पंक्ति दे दी जाती थी। हिंदी में भी कहते हैं कि एक पंक्ति में कविता लिखकर सभी लोग लाएंगे, और पंजाबी में तरह मिसरा, उर्दू में भी तरह मिसरा का रिवाज था कि एक मिसरा दे दो, एक पंक्ति दे दो, उस पर कविता लिख के लाई जाए। तो आकाशवाणी का, पाकिस्तान की आकाशवाणी, मेरा मतलब पाकिस्तान रेडियो से है, तो वहाँ का मुशायरा था। मुशायरे की पंक्ति दे दी गई कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, कि पाकिस्तान में मौज ही मौज है। तो इसी बात पर लिख के लाएं। और अब उस मुशायरे में उस्ताद चिरागुद्दीन दामन को भी बुला लिया गया। अब दामन की मुसीबत की उस दिन मुशायरे को प्रेजाइड करने वाले स्वयं राष्ट्रपति अयूब खां थे। और उस वक्त चिरागुद्दीन दामन ने जो कविता पढ़ी, कविता तो उन्होंने पढ़ ली, लेकिन उसके बाद जो उनकी पिटाई पुलिस थानों में हुई वो भी एक रिकॉर्ड है। उनको बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। कविता की 2 पंक्तियां सुन लीजिए कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, कि पाकिस्तान च मौजा ही मौजा, जिधर वेखो फौजा ही फौजा। अब इसी बात पे उनकी ऐसी बेचारों की दुर्गत बनी। तो ऐसे अवसर कई बार ये कहा ही जाता है कि चिरागुद्दीन दामन तो अक्सर बेचारों की ज़िंदगी आधी जेलों में कटी और सिर्फ अपनी नज़मों के कारण कटी। लेकिन वो उन्होंने एक असूल बना लिया था कि पैसे वो आयोजकों से एडवांस ले लेते ताकि पैसे घर वालों को दे दूँ, बाद में पिटाई तो होनी होनी है। तो एक प्रकार से लोकप्रियता का चरम था। और इनमें मित्रों चर्चित जो है सबसे ज़्यादा रहा लाल किले का आखिरी मुशायरा। उस पर बहुत सारे नाटक भी रचे गए हैं और ये वास्तविक घटना भी है, क्योंकि मैंने इस पर शोध कार्य काफ़ी थोड़ा सा आगे जाके किया था कि लाल किले पर अंतिम मुशायरा, आखिरी मुशायरा, आखिरी मुग़ल बहादुर शाह ज़फ़र जो स्वयं एक बहुत बड़े शायर थे, तो उन्होंने करवाया। उनको लगता था कि एक परंपरा रही है दरबार की, यहाँ गालिब भी आते रहे हैं, यहाँ जो बाकी लोग जो ज़ौक़ हैं, मीर हैं, सभी लोग वक्त बे वक्त अपने अपने वक्त पे लोग आते रहे हैं। तो उस परंपरा को जब आखिरी बार उन्होंने बुलाया, परंपरा को निभाने की बात सोची, तो उस दिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने जब शायर सभी आ गए तो सबके सामने बादशाह सलामत ने उनको दुआ सलाम की और उसके बाद उनसे गुजारिश की कि आज, पहले एक वक्त था जबकि आपके एक एक शेर का जो मोल था वो अशरफियों से तोला जाता था, आपकी एक एक गज़ल के ऊपर एक अशरफी देने की परंपरा भी रही है, लेकिन आज माफ़ कीजिएगा, आज मैं हो सकता है कुछ नजराना पेश ना कर सकूं, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरे होते हुए और आप लोगों के होते हुए यह परंपरा ना टूटे। और उस दिन नम आँखों से वहाँ दिल्ली के लाल किले में बहादुर शाह ज़फ़र का आखिरी मुशायरा तनकीद हुआ था। वहाँ बाकायदा उसको प्रबंध किया गया और कहते हैं कि बीच बीच में बादशाह सलामत कुछ एक गज़लों पर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपने गले में जो एक मोतियों की माला थी उसे गले से निकाला और उसका मोती एक एक तोड़कर अपने हाथों में रखकर और दोनों हाथों से एक एक मोती, 2-2 मोती, 4-4 मोती शायरों के आगे खुद नजराना के तौर पर वो पेश करते गए कि आज मेरे पास इतना ही है, मेरे पास आज कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा जो दरबार है, जो मुगलिया ख़ानदान है, वो सिर्फ अब लाल किले की 4 दीवारी तक सिमटा हुआ है। बहरहाल ये परंपराएं चलती रहीं, लेकिन अब उसके बाद जो ही आतंकवाद का दौर आया तो उस वक्त उस दौर में बहुत सारे कवि, बहुत सारे शायर, उनका निधन भी हुआ और बहुत कुछ देश को सहना पड़ा। और कवि सम्मेलनों की परंपराएं जो जो कर्फ्यू लगने लगे, जो जो वक्त तंग होने लगा, कवि सम्मेलनों की परंपराएं भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अब कोरोना काल में तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं रही। अब न जाने कब अवसर मिलेगा। वो बशीर बदर साहब का शेर है ना कि इसी उम्मीद पर बालों को चांदी कर लिया मैंने कि न जाने गर्मियाँ कब आएंगी, कब छुट्टियाँ होंगी। तो अब मालूम ही नहीं है कि कब ये कोरोना का साया जो है इससे हम लोग पूरी तरह से मुक्त होंगे और कब दोबारा एक बार फिर कवि सम्मेलनों और मुशायरों का जो वक्त है वो हमारे सामने आएगा। मित्रों, परंपरा है, मैं 1-2 शेरों के साथ ही समाप्त करूं, क्योंकि परंपराओं का निर्वहन जहां तक हो सके हमें करना ही चाहिए। और आज सिर्फ थोड़ा सा याद कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा वक्त आज नहीं बचा हमारे पास। दुष्यंत को याद कर लेते हैं। उनको एक बड़ी अच्छी नज़्म है जो हमारी ज़िंदगी के जो बढ़ती हुई जो कृत्रिमता है उसके बारे में इशारे करती है कि अब किसी को भी
नज़र आती नहीं कोई दरार, कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार। घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, कि घर की हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार, कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कि इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कि आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फ़रार, कि आदमी या तो ज़मानत पर रिहा है या फ़रार। और रौन के जन्नत ज़रा भी मुझको रास आई नहीं, कि रौन के जन्नत ज़रा भी मुझको रास आई नहीं। मैं जहन्नुम में बहुत खुश था मेरे परवरदिगार, कि अब किसी को भी नज़र आती नहीं कोई दरार। जाते जाते एक शेर बशीर बदर साहब का, कि हर आदमी, ये आज के आप पर मेरे पर सब पर लागू होता है, कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। शुक्रिया दोस्तों।